हमने चैप्टर 4 दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स या सर्विसेज हैं वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। किस तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स या सर्विसेज को ईजिली एक्सेस कर पा रहे हैं। हमने देखा कि हमारी लोकल मार्केट्स में गुड्स एंड सर्विसेज, जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो बाहर के इंटरनेशनल लेवल या जो बाहर की कंपनीज के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, वो अवेलेबल है हमारी इंडियन लोकल मार्केट्स में। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो हो पा रही है। किस तरीके से हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट कंट्रीज़। फिर हमने ये देखा, फिर हमने समझा कि MNCs क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, MNC क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि एक MNC की हमने एग्जांपल पढ़ी कि किस तरीके से जो वो MNC है वो प्रोडक्शन करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। प्रोडक्शन के स्टेजेस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में वो जो है परफॉर्म करती है, सेटअप करती है। फिर हमने ये भी देखा कि 50 से 60%, 50 to 60% तक जो एक MNC है अपनी कॉस्ट कट कर पा रही है। किस तरीके से रिसोर्सेज को, जहाँ पे उसने प्रोडक्शन अपना कोई भी सेटअप करा है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ की बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनको अवेल करके किस तरीके से वो 50 to 60% जो है वो अपनी कॉस्ट को कट कर पा रही है। सो दिस इज मुस्कान गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज द एडुडॉट। हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स NCERT की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, आज हम ये पढ़ने वाले हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, मतलब किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट कंट्रीज में इंटरलिंक की जाती है। अगेन हम MNCs की बात करेंगे। इन जनरल MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट्स। MNC वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन सेटअप करेगी, कहाँ पे? मार्केट्स के पास पे, मार्केट्स के आसपास ही जो अपनी प्रोडक्शन है वो वहाँ पे सेटअप करेगी। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। दूसरी बात ये हो गई कि जहाँ पे उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही लेबर जो है लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाए। तीसरी बात ये है कि वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जहाँ पे दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अदर देन ये जो मार्केट अवेलेबिलिटी है, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर्स हो गए, लैंड वगैरह हो गई, जो ये सब चीज़ें हैं, इसके अलावा अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको ईजिली एक्सेस कर पाए। 3 बातें हमने पढ़ी कि MNCs को क्या चाहिए। पहली तो उनको चाहिए कि वो जो वहाँ पे सेटअप करेंगे अपना प्रोडक्शन मार्केट्स के आसपास। दूसरी बात ये कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो कम कॉस्ट पे उनको मिल जाए। तीसरी बात ये है कि अदर फैक्टर्स जो हैं प्रोडक्शन के वो भी उनको मिल जाएं। फिर है इन एडिशन MNC माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि उनके इंटरेस्ट पे बेस्ड हो। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं MNCs की। Having assured themselves of these conditions, MNC set up factories and offices for production. ये जब चीज़ें जो इनको एश्योर हो जाती हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो सिचुएशन है, ये जो ज़रूरतें हैं, जब इनकी फुलफ़िल हो जाती हैं तब जाकर जो है वो फैक्ट्रीज और ऑफिस जो है MNC खोल लेती है। और जो मनी is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipments is called investment. जो भी पैसा खर्च किया जाएगा या फिर कह सकते हैं जो भी पैसा एसेट्स को खरीदने में यूज़ किया जाएगा, स्पेंड किया जाएगा। कौन से एसेट्स? लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट्स। अब कोई भी हमने प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमें जगह भी चाहिए होगी, बिल्डिंग भी लगेगी उसमें, मशीन्स भी चाहिए होंगी और दूसरे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होगी। तो इन पर जो खर्चा होगा, जो भी इन चीज़ों को, जो एसेट्स को परचेज़ किया जाएगा, बाय किया जाएगा, जो भी पैसा इन पे खर्च होगा तो उनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी जब ये इन्वेस्टमेंट कहती है तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो MNC बनाती है, MNC करती है,
एमएनसी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट्स। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हम ये सोच कर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि हमें प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, यही सोच के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही बताया गया है। At times, MNC set up production jointly with some of the local companies of these countries. अब कोई भी MNC है, सपोज अमेरिका की कोई एक कंपनी है, तो वो इंडिया में आती है, इंडिया में आके वो किसी भी इंडियन कंपनी के साथ जो है वो जॉइंटली प्रोडक्शन सेटअप करती है। द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड प्रोडक्शन, जो टू फोल्ड जो है बेनिफिट मिलता है कंपनी को लोकल कंपनी के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए। दो क्या बेनिफिट मिलते हैं, पहला तो यह है कि एमएनसी जो है मनी को जो है प्रोवाइड कर पाती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे, फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। पहला तो इसने ये बताया है कि जो एक एमएनसी है वो मनी को प्रोवाइड करवा पाती है ताकि जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाए, जैसे न्यू मशीन्स को खरीदा जाए ताकि प्रोडक्शन जो है फास्ट हो जाए। दूसरा वो करती है कि एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। दूसरा वो करती है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन वो लेकर आती है। पहला तो वो कहती है कि इन्वेस्टमेंट कर पाए, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर पाए ताकि जो न्यू मशीन्स हैं वो खरीद पाए और उससे क्या है प्रोडक्शन जल्दी हो जाए, फास्ट हो जाए। दूसरा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करती है प्रोडक्शन के लिए। तो ये दो टू फोल्ड बेनिफिट मिलता है जब हम जॉइंटली हम किसी कंट्री के साथ, जो किसी कंट्री की कंपनी के साथ जॉइंटली प्रोडक्शन करते हैं। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप अ लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। लेकिन सबसे बेटर जो कॉमन रूट है एमएनसी का इन्वेस्टमेंट करने का, जो तरीका है एमएनसी वहाँ पे इन्वेस्ट करती है कि कोई लोकल कंपनी जो है उसको ख़रीद लेती है और फिर उसी लोकल कंपनी से अपना जो प्रोडक्शन है एक्सपैंड करती है। सपोज़ कोई कार मेकिंग कंपनी है तो वो यहाँ पे आती है, तो वो कोई स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं कार में जो यूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल कंपनी जो होती है, तो यहाँ पे कोई पार्ट होते हैं, कोई स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, तो वो क्या करेगी, ये कंपनी जो यहाँ पे स्पेयर पार्ट बनाती है तो एमएनसी क्या करेगी, वो इस कंपनी को ख़रीद लेगी और फिर उससे जो है वो अपनी जो कार बना रही है उस प्रोसेस में जो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है तो उसमें वो यूज़ कर लेगी। तो इस तरीके से जो है वो प्रोडक्शन एक्सपैंड करती है कि लोकल कंपनी को ही ख़रीद लेती है। अगर उसको ज़रूरत है कि वो एक चीज़ होनी चाहिए, वो उसके प्रोडक्शन के लिए वो ज़रूरी है और वो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है, तो वो उस कंपनी को ख़रीद लेती है। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट ईजिली डू सो। अब जो एमएनसी जिसकी वेल्थ मतलब जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत अर्निंग्स होती हैं, बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, वो बड़ी बड़ी एमएनसीज की बात हो रही है यहाँ पे, वो ईजिली जो है वो यहाँ पे जो कंपनीज को ख़रीद पाती है। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड्स की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है, बहुत बड़ी एमएनसी है। ये क्या करती है, हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज पराग फूड्स। पराग फूड्स जो है इस कंपनी को, ये फूड कंपनी है। कारगिल जो है फूड कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है, छोटी छोटी इंडियन कंपनीज को जो है खरीद लेती है, फोर्स से पराग फूड्स को वो खरीद लेती है। अब पराग फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क। पराग फूड्स का एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क है डिफरेंट पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया में, जहाँ पे इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड। बहुत अच्छा एक ब्रांड, नॉन ब्रांड है, रेप्यूटेड ब्रांड है, ठीक है। ऑल्सो पराग फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज। अब पराग फूड्स की 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। Cargill is now the largest producer of edible oil in India with the capacity to make 5 million pouches daily. यहाँ पे समझ में आया क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि कारगिल फूड्स ने क्या करा, पराग फूड्स को ख़रीद लिया। पराग फूड्स का एक बहुत लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क है और ये जो है इसके पास 4 ऑयल रिफाइनरीज भी हैं।
पराग फूड्स के पास। तो जो कारगिल फूड्स हैं तो इन सबको भी एक्सेस कर पाएगी क्योंकि इसने कंपनी ही खरीद ली, ठीक है। जिससे क्या होगा कि कारगिल जो है, कारगिल जो कंपनी है ये अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया एडिबल ऑयल का, और इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 5 मिलियन पाउचेस पर डे की। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing country's government. With such enormous wealth, imagine the power of the influence of these MNCs. MNCs बहुत ज़्यादा जो हैं इनके पास वेल्थ होती है और इसी वेल्थ की वजह से इनके पास पावर और इन्फ्लुएंस भी होता है। देयर इज अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन। अब एक दूसरा तरीका है जिससे एमएनसी अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक कंपनी है, शू मेकिंग कंपनी है, शूज़ बनाती है, ठीक है, और एक एमएनसी है। तो एमएनसी क्या करेगी, इस शू वाले के पास जाएगी, शू कंपनी के पास जो बहुत सस्ते दामों पे जो है शूज़ बना लेते हैं। तो इसको अपना ऑर्डर प्लेस करेगी, ऑर्डर करेगी कि मेरे को 1004 से 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ चाहिए। तो ये इसको बनाकर दे देगा और ये वहाँ पे सेल करेगी हायर प्राइसेस पे। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो एमएनसी है इस तरीके से भी जो अपनी है प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे गारमेंट्स हो गए, फुटवेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स आइटम्स होगी, तो इन इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे प्रोडक्शन कैरी आउट करती है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। स्मॉल प्रोड्यूसर्स की जो है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को वो कैप्चर करने की कोशिश करती है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स are supplied to the MNC which then sell these under their own brand names to the customers। अब वही जो शू, सपोज हमने शू मेकिंग कंपनी की बात करी, शू बनाती है तो उसने एमएनसी को दे दिया शू, तो एमएनसी क्या करेगी, अपना ब्रांडिंग करके, ब्रांड का टैग लगा के, स्टिकर लगा के उसको मार्केट में बेच देगी, ठीक है। दीज लार्ज एमएनसी हैव ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस। अब इनके एक ब्रांड बन गया है, इनका एक बहुत पावर होती है कि वो अपना जो प्राइसेस हैं वो कितना भी रख सकते हैं। क्वालिटी क्या होगी, डिलीवरी कब होगी, लार्ज कंडीशंस जो लेबर कंडीशन जो हैं ये डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स की ये डिटरमाइन कर सकती हैं कि कितने रुपीज़ में प्राइस में वो खरीदेंगे, क्या क्वालिटी, क्या डिलीवरी होनी चाहिए, कब आप हमें सामान दो, हमारा जो ऑर्डर है वो पूरा करो। ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पावर होती है एमएनसी के पास। Thus we see that there are variety of ways in which the MNC are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। किस तरीके से जो MNCs हैं वो अपनी प्रोडक्शन को और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्शन को किस तरीके से वो जो है एक्सपैंड कर रही हैं। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद लोकल कंपनीज, पार्टनरशिप कर ली लोकल कंपनी के साथ, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, by closely competing with the local companies or buying them up। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations। MNC क्या करती है, पार्टनरशिप कर लेती है लोकल मार्केट के साथ, और लोकल मार्केट जो है वो लोकल ही जो है अपनी सप्लाई करता है, और क्योंकि वो लोकल कंपनीज के साथ compete कर रहा होता है तो उनको खरीद लेता है। तो क्या करते हैं, एमएनसी को जो है एक अच्छा, एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है प्रोडक्शन पे डिफरेंट लोकेशंस पे, जिसका रिजल्ट ये है कि प्रोडक्शन इन दीज वाइडली स्प्रेड लोकेशंस इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। यही जो प्रोडक्शन है ये इंटरलिंक्ड हो पा रही है। एक एमएनसी जो किसी दूसरे एक एरिया में प्रोडक्शन कर रही है, फॉर से वही एमएनसी किसी दूसरे एरिया में प्रोडक्शन कर रही है, तो ये जो आपस में है यहाँ पे एक इंटरलिंक बन जाता है। फिर हम पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन अ मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड ही तो हमने पढ़ा था कि ट्रेड जो है वो डिफरेंट और डिस्टेंट कंट्रीज के बीच में कनेक्शन बिल्ड करता है। हिस्ट्री में भी हमने देखा
द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया, ट्रेड रूट्स जो है इंडिया और साउथ एशिया के, जो कि मार्केट्स या जैसे कि ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड दैट टुक प्लेस अलोंग दीज रूट्स, इन रूट्स पे जो है ट्रेड जो होता था वो पॉसिबल हमने देखा है, एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं। ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट, ट्रेडिंग इंटरेस्ट था कि जो कंपनीज यहाँ पे अट्रैक्ट हुई, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, ट्रेडिंग इंटरेस्ट था, ट्रेड करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है? टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी, फॉरेन ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स अपने जा सकें, ठीक है, वो बॉर्डर्स क्रॉस कर सके, जो उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बाहर सेल हो पाए। मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज, ठीक है, दैट इज मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्री, प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट्स लोकेटेड विद इन द कंट्री, बट बाहर जाके भी दूसरी फॉरेन मार्केट्स को भी वो compete कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में वो जाके अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond the, अब यहाँ पे तो हमने एक्सपोर्ट की बात करी कि हाँ हम जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम बाहर जाकर बेच सकते हैं, बट इंपोर्ट की सिचुएशन भी यहाँ पे बताइए कि अगर हम कोई प्रोडक्ट कोई गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम जो है लोकल मार्केट का कंपटीशन जो है, चॉइसेस जो है लोकल मार्केट में लोगों की जो चॉइसेस हैं हम उसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, अब ये एग्जांपल है, हम ये पढ़ लेते हैं। Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India, where toys are sold at high prices. अब चाइनीज एक मैन्युफैक्चरर है, वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, चाइना से तो एक्सपोर्ट होंगे ना इंडिया में, चाइना के तो बाहर गए ना प्रोडक्ट्स, तो वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, और जहाँ पे जो यहाँ पे जो टॉयज़ हैं वो हाई प्राइसेस पे बेचता है। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया, वो प्लास्टिक टॉयज़ बेचना शुरू कर देते हैं इंडिया में। जो बायर्स हैं इंडिया में, अब उनके पास ऑप्शन है कि वो इंडियन टॉयज़ खरीदें या चाइनीज़ टॉयज़ खरीदें, इनके पास ऑप्शन हो गई। फिर बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस द न्यू डिज़ाइन चाइनीज़ टॉयज़ बिकम जो है वो पॉपुलर हो जाते हैं इंडियन मार्केट में। चाइनीज़ टॉय जो है वो चीपर मिलता है और नए नए डिज़ाइंस हैं, इसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाता है इंडियन मार्केट्स में। विद इन अ ईयर, एक ही साल में 70 से 80%, 70 to 80% ऑफ द टॉयज शॉप्स हैव रिप्लेस इंडियन टॉयज विद चाइनीज़ टॉयज। अब 70 से 80% यानी 70 से 80% जो है वो रिप्लेस हो जाती है मार्केट हमारी टॉयज़ की मार्केट। टॉयज़ आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट्स देन अर्लियर, पहले थोड़े महंगे दामों में टॉयज़ मिलते थे, अब थोड़े सस्ते दाम हो गए हैं उसके। अब यहाँ हो क्या रहा है, हमें ये समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड ही हुआ यहाँ पे, चाइना और इंडिया के बीच में टॉयज़ का ट्रेड हुआ, चाइनीज़ टॉय जो था इंडिया में आया मार्केट में। अब इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज़ टॉय प्रूव बेटर, अब कॉम्पिटिशन हुआ इंडियन कंपनी का और चाइनीज़ कंपनी का, जो टॉयज़ यहाँ पे बिक रहे थे, जो बेचे जा रहे थे, तो इस कंपटीशन में चाइना जो है बेटर प्रूव होता है। इंडियन बायर जो है अब उनके पास ग्रेटर चॉइस है टॉयज़ की लोअर प्राइसेस में। फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस, अब चाइना के लिए क्या होगा, चाइनीज़ टॉय जो है इसके लिए क्या होगा कि अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो बिजनेस को एक्सपैंड करने की वहाँ पे उसको मिल जाती है। अब अपोजिट क्या हुआ, इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स, दे फेस लॉस, अब इंडियन टॉय मेकर क्या होता है, लॉस फेस करते हैं, और एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस, अब उनकी जो टॉयज़ हैं वो कम बिक रहे हैं। तो हमने देखा किस तरीके से जो है एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, लेकिन लोकल मार्केट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लोकल कंपनीज लॉस में चली जाती हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम सेल होते हैं। In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. जब ट्रेड ओपन अप हुआ
फॉरेन ट्रेड हो गया या विद इन ट्रेड हो गया, तो इससे क्या होगा, मार्केट्स जो हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो गई। हम एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक हम जो गुड्स हैं वो ट्रैवल करना शुरू कर दिए। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइज, अब इतने सारे चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं, हम मार्केट में जाते हैं, क्लोथिंग ब्रांड इतने सारे हैं, क्लोथिंग चॉइसेस हमारी इतनी ज़्यादा हैं। टॉयज़ की हमने यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, हमें कार्स की इतनी सारे ऑप्शंस हैं, मोबाइल फ़ोन्स की इतनी सारे ऑप्शंस हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हर एक चीज़ की इतनी सारी वैरायटीज़, इतनी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हुए हैं। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, अब दो मार्केट्स में प्राइसेस जो हैं कहीं ना कहीं सिमिलर होना शुरू हो गए। पहले तो क्या होता था कि एक मार्केट में जाते थे 10-20 रुपए की जो चीज़ मिल रही है वो दूसरी मार्केट में 40-50-60 रुपए की मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है, बट कहीं ना कहीं कम हो गया है। जब हम एक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं, तो कंपटीशन की वजह से ये इकोनॉमिक फिनोमिना फिनोमिना ही है, तो इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं टू मार्केट्स में वो कहीं ना कहीं इक्वल होना शुरू हो गए हैं। And producers in two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands miles। अब एक प्रोड्यूसर जो है इंडिया में बैठ के टॉयज बना रहा है, एक प्रोड्यूसर जो चाइना में बैठ कर टॉय बना रहा है, अब इन दोनों के बीच में कितना कंपटीशन बिल्डअप हो गया, बल्कि ये बैठे कितने दूर हैं। फॉरेन ट्रेड does result in connecting the markets और integration of markets in different countries। अब जो फॉरेन ट्रेड है इसका रिजल्ट क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो मार्केट्स हैं वो ये आपस में कनेक्ट कर पा रही हैं, मार्केट्स जो हैं कनेक्ट कर पा रही हैं एक दूसरे से और इंटीग्रेट कर पा रही हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, अब जो ग्लोबलाइजेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। अगेन हम MNCs के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, जो टॉपिक्स में पढ़े वो समझ में आई होंगी। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज द EduDot। Stay tuned, stay happy and thank you।